हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सच कहूं तो सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कभी सोचा है आपने कि आपके आसपास लोग जो भी काम करते हैं उसका देश की जीडीपी से यानी पूरी इकोनॉमी से क्या लेना देना है? चलिए आज इसी कनेक्शन को आसान भाषा में FODT करते हैं। अच्छा, एक सेकंड के लिए बस अपने आसपास सोचो। आपके घर में, गली में, शहर में लोग क्या क्या काम करते हैं। कोई किसान है, कोई दुकानदार है, कोई बैंक में काम कर रहा है, तो कोई डॉक्टर है। इतने सारे अलग अलग काम, राइट? इन सभी कामों को जिससे पैसा अर्न होता है हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इन सबको आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 3 सिंपल ग्रुप्स यानी सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा गेम प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इकोनॉमिक सेक्टर्स आखिर होते क्या हैं। फिर इंडिया की इकोनॉमी का एक मज़ेदार पजल सॉल्व करेंगे। हम जॉब्स की प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। फिर आएगा ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्क और लास्ट में पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ओनरशिप। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड में हम कुछ एग्जाम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट अप, वो जितने भी काम हमने सोचे थे ना, उन सबको हम 3 सिंपल कैटेगरीज में डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सी हैं वो कैटेगरीज। पहला है प्राइमरी सेक्टर। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। प्राइमरी यानी फर्स्ट। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जहां हम नेचर से यानी कुदरत से चीजें डायरेक्ट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, जहां हम जमीन और पानी का यूज करके कुछ उगाते हैं, या फिर फिशिंग जहां हम पानी से मछलियां निकालते हैं। इवन माइनिंग, क्योंकि इस सेक्टर में ज्यादातर काम खेतीबाड़ी से जुड़ा है, इसलिए इसका दूसरा नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। सिंपल सा रूल है, अगर काम डायरेक्ट नेचर से जुड़ा है वो प्राइमरी सेक्टर है। दैट्स इट। अब आते हैं हमारे सेकंड स्टेप पर, द सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर से हमें रॉ मटेरियल मिल गया, राइट? अब उस रॉ मटेरियल का क्या? सेकेंडरी सेक्टर में हम उसी नेचुरल प्रोडक्ट को फैक्ट्री में ले जाकर मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू एक नई चीज बना देते हैं। जैसे खेत से कॉटन मिला, ये हुआ प्राइमरी। फिर उस कॉटन से फैक्ट्री में धागा बना, फिर कपड़ा बना, ये हो गई सेकेंडरी एक्टिविटी। गन्ने से चीनी बनाना, लोहे से गाड़ी बनाना, ये सब सेकेंडरी सेक्टर है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। सिंपल। और अब आ गया तीसरा, द टर्शरी सेक्टर। ये सेक्टर दोस्तों कोई चीज बनाता नहीं है, ये गुड्स नहीं बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका मेन काम है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करना, उन्हें सपोर्ट करना। सोचो, खेत में गेहूं होगा, प्राइमरी। फैक्ट्री में उसका बिस्किट बना, सेकेंडरी। लेकिन अब उस बिस्किट को आपके पास की दुकान तक कौन लाएगा? ट्रक्स, ट्रेन्स, ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है। बैंकिंग, टीचिंग, डॉक्टर्स, कॉल सेंटर्स, ये सब सर्विसेज हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है सर्विस सेक्टर। ऑलराइट, तो अब आप तीनों सेक्टर्स के एक्सपर्ट बन गए हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्लियर है? तो अब टाइम है इंडिया की इकोनॉमी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली, एक पजल को सॉल्व करने का। रेडी फॉर अ मिस्ट्री? बट वेट, इस पजल को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सोचो, आपने 20 रुपए का एक बिस्किट पैकेट खरीदा। अब उस बिस्किट को बनाने के लिए कंपनी ने 10 रुपए का आटा खरीदा था, और उस आटे वाले ने किसान से 8 रुपए का गेहूं खरीदा था। यहां पर गेहूं और आटा इंटरमीडिएट गुड्स हैं, मतलब वो प्रोसेस के बीच की चीजें हैं। और जो बिस्किट आप खा रहे हो वो है फाइनल गुड, जो एंड कंज्यूमर तक पहुंचा। तो जब हम देश की टोटल इनकम यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी निकालते हैं, तब हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू काउंट करते हैं। पिछले एग्जाम्पल में हम सिर्फ बिस्किट की 20 की वैल्यू गिनते हैं, आटे और गेहूं की नहीं। क्यों? सिंपल है, क्योंकि बिस्किट के 20 रुपए में आटे के 10 रुपए और गेहूं के 8 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। अगर सबको जोड़ देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। ओके, अब आते हैं पजल के पहले पार्ट पर। इस ग्राफ को देखो, ये दिखा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी में तीनों सेक्टर्स का कितना कितना हिस्सा है। 1977-78 में देखो, सबसे बड़ा कौन था? प्राइमरी सेक्टर, राइट? लेकिन 40 साल बाद 2017-18 तक अचानक से सब कुछ बदल गया। देखो, अब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? द टर्शरी सेक्टर। इसका मतलब साफ है, आज इंडिया की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पैसा सर्विस सेक्टर बना रहा है। बट यहां आता है एक बिग ट्विस्ट। ये है हमारे पजल का दूसरा और सबसे शॉकिंग हिस्सा। ये ग्राफ दिखा रहा है कि कितने लोग किस सेक्टर में काम करते हैं।
तो पैसों के मामले में तो टर्शरी सेक्टर जीत गया था, पर जॉब्स में क्या हुआ? देखो, 2017-18 में भी आज भी इंडिया के सबसे ज्यादा लोग, ऑलमोस्ट आधे लोग, अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। Isn't that surprising? तो यही है हमारा पजल। एक तरफ टर्शरी सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर दूसरी तरफ प्राइमरी सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? व्हाट इज हैपनिंग हियर? इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, पर क्यों? और इस पजल का जवाब है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ स्टोरी। सोचो, एक छोटी किसान है लक्ष्मी। उसके पास थोड़ी सी जमीन है, उसके परिवार में 5 लोग हैं और सब के सब उसी खेत पर काम करते हैं। पर सच तो यह है कि उस खेत पर काम के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत है। तो जो एक्स्ट्रा 2 लोग हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो काम ना भी करें तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा। मतलब सब काम करते हुए दिख तो रहे हैं, पर एक्चुअली में जरूरत से ज्यादा हैं। इसी सिचुएशन को कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब हमने प्रॉब्लम को पकड़ लिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरत से ज्यादा लोग हैं और दूसरे सेक्टर्स में उतनी जॉब्स नहीं बन रही हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? हम और जॉब्स यानी रोजगार कैसे क्रिएट कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस नाउ। So what can be done? Well, a lot of things. For example, government dams और कैनाल्स बना सकती है। इससे किसानों को पानी मिलेगा और वो साल में ज्यादा फसल उगा पाएंगे, मतलब ज्यादा काम। बैंक किसानों को सस्ते लोन दे सकते हैं। गांव में अच्छी सड़कें बनेंगी तो सामान शहर तक पहुंचेगा, जिससे ट्रांसपोर्ट में जॉब्स बनेंगी। गांव के पास छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जैसे दाल मिल या कोल्ड स्टोरेज लगाने से भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और ऑफ कोर्स एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्ट करने से टीचर्स और डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, और टूरिज्म को बढ़ावा देने से तो लाखों जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। ये सब तो हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, बट फॉर द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट ने एक बहुत ही पावरफुल लॉ बनाया, MGNREGA 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसे राइट टू वर्क भी कहते हैं। इसके अंडर सरकार गांव के हर उस परिवार को जिसे काम की जरूरत है, साल में 100 दिन के काम की गारंटी देती है। अगर सरकार काम नहीं दे पाई तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। अभी तक हमने काम के टाइप के बेसिस पर सेक्टर्स को समझा। अब चलो एक और तरीके से सेक्टर्स को देखते हैं जो काम की कंडीशंस पर बेस्ड है। ये है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसे समझने का बेस्ट तरीका है कांता और कमल की कहानी। कांता एक ऑफिस में काम करती है, वो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। उसे हर महीने टाइम पर सैलरी मिलती है, उसकी जॉब सिक्योर है, काम के घंटे फिक्स्ड हैं और उसे छुट्टी, मेडिकल बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड सब मिलता है। दूसरी तरफ है कमल, जो एक ग्रोसरी शॉप पर डेली वेजेस पर काम करता है। वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। उसे रोज के हिसाब से पैसे मिलते हैं। कल काम मिलेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं। ना छुट्टी के पैसे मिलते हैं, ना कोई और बेनिफिट। इन दोनों की कहानी से आपको जमीन आसमान का फर्क साफ दिख रहा होगा। और पता है क्या, इंडिया में एक बहुत बहुत बड़ी पॉपुलेशन कमाल की तरह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है। इनकी सैलरी कम होती है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती और कोई सोशल सेफ्टी नेट जैसे पेंशन या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। इसलिए इन वर्कर्स को प्रोटेक्शन देना, उनके राइट्स को बचाना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब हम आते हैं हमारी आखिरी क्लासिफिकेशन पर। यह बेस्ड है ओनरशिप पर, यानी कंपनी का मालिक कौन है। इसके बेसिस पर हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ये बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी। यहां पर कंपनीज की मालिक गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडियन रेलवेज या पोस्ट ऑफिस। इनका मेन मोटिव, इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि पब्लिक वेलफेयर यानी लोगों की सेवा करना होता है। दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर। यहां कंपनीज के मालिक प्राइवेट इंडिविजुअल्स या दूसरी कंपनीज होती हैं, जैसे टिस्को या रिलायंस, और इनका मेन मोटिव, वेल, इट्स प्रॉफिट। So, we've covered all the important concepts of this chapter. अब चलिए थोड़ा प्रैक्टिस टाइम। देखते हैं कि एग्जाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते कैसे हैं। Let's practice some important previous year questions. PYQs. ओके, here's the first one. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं? रूरल एरिया का एग्जाम्पल देकर समझाइए। सोचो जरा, क्या होगा इसका आंसर? वी जस्ट डिस्कस्ड इट। You got it? इसके आंसर में आप लिखेंगे कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट
एक ऐसी सिचुएशन है जहां लोग काम करते हुए तो दिखते हैं, पर वो अपनी पूरी पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे होते। इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए आप लक्ष्मी के फार्म वाला परफेक्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहां 5 लोग काम कर रहे हैं जबकि जरूरत सिर्फ 3 की है। सो द एक्स्ट्रा 2 पीपल आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। अब आ गया है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच डिफरेंस बताइए। और हाँ, एक प्रो टिप, जब भी डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आए, हमेशा टेबल बनाकर आंसर लिखो। फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां देखो, आप ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो। ऑर्गेनाइज सेक्टर, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होता है, अनऑर्गेनाइज नहीं। जॉब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज्ड में हाई होती है, अनऑर्गेनाइज्ड में लो। वेजेस ऑर्गेनाइज्ड में रेगुलर और ज्यादा होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में आमतौर पर कम। बेनिफिट्स जैसे पेड लीव ऑर्गेनाइज्ड में मिलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करता है। दिस इज लिटरली अ परफेक्ट आंसर फॉर योर एग्जाम्स। और इसी के साथ हम इस चैप्टर के एंड पर आ गए हैं। हमने देखा कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे काम करती है, उसके चैलेंजेस क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अब जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। एक सच में मजबूत इकोनॉमी बनाने के लिए इंडिया को किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? ऑर्गेनाइज सेक्टर में नई अच्छी जॉब्स क्रिएट करने पर, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो करोड़ों लोग काम कर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने पर? इसके बारे में जरूर सोचना। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी टुडे।